हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज अगर दुनिया के सबसे विकसित देश की बात की जाए तो हम सबकी जुबान पर अमेरिका का नाम आता है, लेकिन इस देश के असल इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के उस इतिहास की जो कि 15वीं सदी में कोलंबस के खोजे जाने से भी पहले का है। आपको बता दें कि अमेरिका का जो रूप हम वर्तमान में देखते हैं, कोलंबस के आने से पहले इसका रूप बिल्कुल ही अलग था, जिसका खुलासा हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये बात है 27,000 साल पुरानी। तब पृथ्वी के पश्चिमी छोर पर एक बहुत बड़ा महाद्वीप मौजूद था, जिस पर आज अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको का कुछ भाग बसा हुआ है। लेकिन 27,000 साल पहले इस महाखंड का कोई नाम नहीं था। ये सिर्फ एक बड़ी भूमि थी जिस पर कई प्राणी और पक्षियों का बसेरा था, लेकिन इंसान एक भी मौजूद नहीं था। अब सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े महाद्वीप पर इंसान आया कहां से? तो दोस्तों, 27,000 साल पहले पृथ्वी के वातावरण में कुछ बदलाव आए, जिसके कारण धरती के उत्तरी भाग में आइस एज की शुरुआत हुई। तब एशिया, अफ्रीका और यूरोप में कुछ बस्तियों का बसेरा था और आज का साइबेरिया, जो कि बेहद ठंडा है, वह थोड़ा गर्म हुआ करता था और वहाँ पर मंगोल प्रजाति के आदिवासी यानी कि मंगोलॉइड्स का बसेरा था। मंगोलॉइड्स के वो वंशज हमेशा खुराक की तलाश में यहाँ से वहाँ स्थानांतर करके किसी तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 27,000 साल पहले आए इस आइस एज के कारण उन आदिवासियों का जीवन खतरे में आ गया। वो साइबेरिया का मध्य भाग छोड़कर धीरे धीरे पूर्व रशिया की ओर स्थानांतर करने लगे। ये वो दौर था जब साइबेरिया में मैमोथ जाति के हाथी बसे हुए थे। पृथ्वी के वातावरण के इस फेरफार के कारण उन मैमोथ का भी अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन मंगोल आदिवासियों के वो वंशज किसी तरह अपने आप को बचाकर पूर्व रशिया की ओर चले गए। अगर आज हम रूस और अमेरिका के बीच देखें तो कोई भी भूमि भाग नजर नहीं आता है। इन दोनों देशों के बीच बेरिंग नाम का समुद्र है, जो कि अमेरिका और रूस को अलग करता है। लेकिन अमेरिका और रूस के बीच में इस बेरिंग नाम के समुद्र में कई छोटे छोटे टापुओं की श्रृंखला है। आज से 27,000 साल पहले जब आइस एज की शुरुआत हुई, तब इन छोटे छोटे टापुओं के बीच ठोस रूप से समुद्र में बर्फ जमा हो गई और अब ये दोनों देश बर्फ की चादर के जरिए एक हो गए। यहाँ पर जीवन का संघर्ष कर रहे रूस के पूर्व किनारे पर जो मंगोल आदिवासी इकट्ठे हुए थे, वे उस बेरिंग समुद्र के बीच बर्फ के पुल को पार करके अमेरिका के पश्चिम छोर पर आ गए, जहाँ उन्हें एक नई भूमि देखने को मिली। 27,000 साल पहले वो आदिवासी आज के अलास्का और कनाडा कहे जाने वाले देश में फैल गए। लेकिन ठंडे मौसम का प्रकोप तो वहाँ पर भी वैसा ही था जो कि साइबेरिया में देखने को मिलता था। इसी तरह जीवन से जूझते हुए वो आदिवासी धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे और थोड़ा और आगे बढ़ने से उनको एक नई दुनिया दिखाई दी, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत थी। चारों ओर बड़े बड़े मैदान थे, हरियाली थी और वातावरण भी थोड़ा गर्म था। और वो वही भूमि है जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। आदिवासियों को ये नई जगह बेहद पसंद आई। इस नई दुनिया में भोजन और रहने लायक जगह भी मुहैया हो गई और वह लोग यहीं बस गए। सदियों बाद धीरे धीरे हिम युग खत्म हुआ और रूस और अमेरिका के बीच बेरिंग के समुद्र में कुछ समय से बना वो बर्फ का पुल भी पानी में विसर्जित हो गया और फिर से अमेरिका और रूस अलग अलग देश बन गए। 27,000 साल पहले अमेरिका में बसे मंगोल आदिवासियों के वंशज अमेरिका में हजारों सालों से फलने फूलने लगे थे। उनका पतन अब अमेरिका था और वे अपना जीवन खुशी से जी रहे थे। लेकिन उनकी खुशियों को ग्रहण सन 1492 में लगा, जब यूरोप के एक शख्स क्रिस्टोफर कोलंबस ने उन्हें खोज लिया। क्रिस्टोफर कोलंबस और अन्य यूरोपियन हमलों से पहले हजारों सालों तक कई सभ्यताएं जैसे कि ऑस्टेक और मायन सभ्यता मध्य और दक्षिण अमेरिका में पनपती रही, जिसके बारे में हम आपको अभी विस्तार में बताने वाले हैं। ऑस्टेक सभ्यता मध्य अमेरिकी सभ्यता थी, क्योंकि इसका विकास मध्य अमेरिका में ही हुआ। ऑस्टेक सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, यानी कि इनका इतिहास भी चित्रात्मक ढंग से ही लिखा जाता था। इस सभ्यता का विकास 12वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में हुआ। ये सभ्यता ऐतिहासिक युग में विकसित होने वाली सभ्यता थी, जिसके निवासी आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने में माहिर थे। उन्होंने सरकंडे की विशाल चटाइयां बुनने के बाद उन्हें मिट्टी और पत्तों से ढककर मेक्सिको झील में आर्टिफिशियल आइलैंड्स का निर्माण किया।
इन टापुओं को चिनाम्पा के नाम से जाना जाता था। इन्हीं उपजाऊ द्वीपों के बीच में नहरें बनाई गई जिन पर टेनोक्टिलन नामक शहर बसाया गया। ऑस्टेक लोग अपने शासक को तेलातोनी कहते थे। ऑस्टेक का साम्राज्य टेलाटोनी मोंटेजुमा प्रथम के शासन के तहत अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। साल 1517 के आसपास ऑस्टेक्स के पुजारियों को विनाश के संकेत दिखाई देने लगे। उन्हें लगा कि उनके साम्राज्य में कुछ बुरा होने वाला है और दुर्भाग्य से वो सही थे। 1519 में स्पेनिश विजेता हर्नान कार्टोस ने मेक्सिको के इस क्षेत्र पर हमला कर दिया। साल 1521 के अंत तक स्पेनिश ने ऑस्टेक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने इस शहर का अधिकांश भाग नष्ट कर दिया और मेक्सिको सिटी नामक स्थान पर अपना स्वयं का शहर बनाया। उसी समय से मायंस का विकास हुआ। माया, ऑस्टेक और इनका सभ्यता 2000 ईसा पूर्व में शुरू हुई और इस क्षेत्र में इसकी मजबूत उपस्थिति बनी रही। ऑस्टेक सभ्यता, जिसे कलहुआ मेक्सिका के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर मुख्य रूप से नहुआटल भाषी लोग हैं। इसी दौरान अमेरिका में एक और सभ्यता विकसित हो रही थी जिसका नाम था मायन सभ्यता। ये अमेरिका की प्राचीनतम सभ्यता थी जो कि आज के हिसाब से वेस्ट इंडीज में स्थापित थी। खास तौर पर इसे मेक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता माना जाता है। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई, जबकि इतिहासकारों के मुताबिक इसकी शुरुआत 2000 बीसी से होती है। वहीं माइंस रिकॉर्ड के अनुसार इस सभ्यता को 8000 बीसी तक का भी माना जाता है, यानी कि इसकी शुरुआत 8000 बीसी में हुई थी। माना जाता है कि मायन सभ्यता के लोगों को कला से लेकर गणित, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में महारत हासिल थी। इसके अलावा खगोलीय ज्ञान में तो वो एक्सपर्ट थे। उन्होंने एक कैलेंडर भी बनाया जिसमें विभिन्न धार्मिक त्योहारों और खगोलीय घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसे मायन सभ्यता का कैलेंडर कहा जाता है। शायद आपको ना पता हो, लेकिन मायन सभ्यता के कैलेंडर में ही इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि 31 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई। मायन सभ्यता को आसानी से समझने के लिए इसे अलग अलग समय में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीक आर्काइक पीरियड की, जिसकी शुरुआत में पहला गांव 1500 बीसी से 2000 बीसी के बीच बसाया गया था। ये वो दौर था जब गांव में रहने वाले लोगों ने अपने भगवान को पूजने के लिए अलग अलग मूर्तियों को बनाने का काम किया, लेकिन उस समय इनके पास ज्यादा कलाएं नहीं थी और ना ही इनका विकास हुआ था। इसके बाद दूसरे समय काल की बात करें तो इसे प्री क्लासिक नाम से जाना जाता है। इस समय 1000 से 1500 बीसी के बीच इसे बसाया गया था। इस दौर में रहने वाले लोग ईंटों पत्थरों की मदद से घर बनाने के साथ साथ कई भव्य इमारतों का निर्माण करना सीख चुके थे। प्री क्लासिक समय के लोगों ने पत्थरों को काटकर इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई जिसे देखकर यकीन कर पाना मुश्किल था कि आखिर कोई बिना मशीनों के इस तरह की वास्तुकला को कैसे बना सकता है। इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि इसे बनाने वाले साधारण इंसान ना होकर जरूर बड़े बड़े शरीर वाले जायंट रहे होंगे। हालांकि वो कैसे दिखते थे इसके बारे में इतिहासकार आज तक पता नहीं लगा पाए हैं और ना ही इसका कोई पुख्ता सबूत मिल पाया है। अब बढ़ते हैं तीसरे यानी कि ज़ेपोटिक पीरियड की तरफ, जो कि 600 बीसी से 800 बीसी के बीच चला। इस दौर में मोंटे अल्बान नाम के एक शहर को मायन सभ्यता के कल्चरल सेंटर के रूप में बसाया गया, जो कि इसकी राजधानी भी थी। इस सभ्यता में लोगों ने हियरोग्लिफिक राइटिंग, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर बनाने का गुण सीख लिया। आपको बता दें कि हियरोग्लिफिक्स राइटिंग सभ्यता के प्रयोग में की जाने वाली एक भाषा हुआ करती थी। इसके बाद आता है टियोटिहुआकन पीरियड, जो कि 100 बीसी से 250 बीसी तक चला। इस दौर में पुराने सभ्यता में बसाए गए छोटे छोटे गांव एक बड़े शहर का रूप लेने लगे। लेकिन आपको बता दें कि सभ्यता को मायन सभ्यता का गोल्डन समय माना जाता है। इस समय मायन सभ्यता 40 शहरों तक फैल चुकी थी और इस दौरान मीशो अमेरिकन लोगों की आबादी काफी बढ़ गई और लोग खेती पर निर्भर थे। इस समय में मायन सभ्यता के अंदर कई बदलाव हुए और ये सभ्यता कल्चर के रूप में बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी थी। इतना ही नहीं, खेती करने के नए नए तरीके विकसित हुए और बढ़ती धार्मिक आस्था के चलते ये लोग सूर्य चंद्रमा के साथ फसल को भी देवता मानने लगे। इसके बारे में आर्किटेक्चर को देखते हुए आज भी मीशो अमेरिकन को महान कलाकार कहा जाता है। वहीं सभ्यता में राजाओं को भी काफी सम्मान दिया जाता था।
इसलिए नहीं कि वो सिर्फ राजा थे, बल्कि इसलिए क्योंकि राजाओं को देवता से जुड़ा हुआ माना जाता था, जिन्हें कुहुल अजाव या फिर होली लॉर्ड्स कहकर बुलाया जाता था, और उन्हें इंसान और भगवान के बीच का एक माध्यम माना जाता था। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में इस सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया, लेकिन इसके पतन की शुरुआत 11वीं सदी से ही हो चुकी थी। अब इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो विस्तार में बनाई हुई है, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो वास्तव में वो अमेरिका नहीं बल्कि भारत की खोज में निकला था, और भारत को उस समय यूरोप में इंडिया कहा जाता था। ऐसा नहीं था कि यूरोप के लोग इंडिया के बारे में नहीं जानते थे, पर क्योंकि वह जानते थे इसलिए इंडिया की खोज में थे। 15वीं सदी से पहले भी भारत में कई व्यापारी यूरोप में अपना व्यापार करने जाते थे, और यूरोप में भी कई व्यापारी भारत और एशिया में आते थे। और क्योंकि उस समय भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था, तो कोलंबस नाविकों को लेकर स्पेन से भारत की खोज करने निकल पड़ा। उससे पहले भी कई नाविकों ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अफ्रीका को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, और इतने बड़े खंड की भूमि खत्म न होने के कारण उन्होंने अफ्रीका को अनंत मान लिया। इसलिए कोलंबस ने सोचा कि भारत विपरीत दिशा में होगा, और वह महीनों तक उत्तरी अटलांटिक महासागर की पश्चिम दिशा की ओर सफर करता रहा, और वो 12 अक्टूबर 1492 के दिन अमेरिका खंड के बहामास के किनारे पहुंचा। जब कोलंबस बहामास उतरा तो वहां पर रहने वाले आदिवासियों को उसने रेड इंडियंस नाम दिया। कोलंबस द्वारा दिया गया नाम मंगोलॉयड आदिवासियों के इन वंशजों के लिए बिल्कुल गलत था। अमेरिका में अपना शांत जीवन जी रहे ये आदिवासियों को तो ये भी नहीं पता था कि कहीं और भी दुनिया में इंसानी बस्तियों का बसेरा है। वो लोग तो सिर्फ अमेरिका की पृष्ठभूमि को ही अपनी दुनिया मानते थे, और हजारों किलोमीटर दूर से कोलंबस उनके लिए एक एलियन समान था। मूल अमेरिकन आदिवासी बहुत ही भोले भाले थे। वो कोलंबस को देखकर डर गए, लेकिन कोलंबस बहुत ही चतुर, चालाक और निर्दयी इंसान था। उसने कुछ भेंट स्वागत देकर उन आदिवासियों को बहला दिया, और कुछ महीने बाद जब वह अपने देश स्पेन वापस गया तो उसने इनमें से 6 आदिवासियों को धोखे से बंदी बनाकर अपने साथ जहाज में ले गया, ताकि वो स्पेन में जाकर ये साबित कर सके कि उसने भारत की खोज की है। कोलंबस जब वापस स्पेन गया तो स्पेन की रानी इसाबेला के सामने बंदी हालत में और जंजीर से जकड़े हुए आदिवासियों को पेश करता है और कहा कि उसने इंडिया की खोज कर ली है। हालांकि ये 6 आदिवासी अपनी दुनिया से हजारों किलोमीटर दूर किसी और दुनिया में आ चुके थे, जहां उनके वापस जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कोलंबस दूसरे ही साल वापस 40 जहाज के साथ अपनी खोजी हुई उस नई भूमि पर गया, और इस बार वहां के लगभग 300 आदिवासियों को बंदी बना लाया, और वापस आते वक्त उन्हें स्पेन ले गया और रानी के सामने प्रस्तुत किया। उसने रानी को कहा कि आप इन्हें गुलाम बनाकर रखें। इन भोले भाले आदिवासियों को देखकर रानी का मन पिघल गया, और उन्होंने कोलंबस को ये फरमान किया कि उनको गुलाम नहीं बनाया जाएगा, और कहा कि तुम्हें अगली बार वापस जाते समय इन्हें इनके देश छोड़कर आना होगा। और जब तीसरी बार कोलंबस अमेरिका की भूमि पर गया तो उसे इन आदिवासियों को छोड़ना पड़ा, लेकिन वहाँ पर भी आदिवासियों का इस्तेमाल करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोलंबस इन आदिवासियों को गंवार समझता था, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अमेरिका का कोलंबस से आने से पहले के इतिहास के बारे में बखूबी पता चल चुका होगा। अगर इसके प्रति आपके कुछ विचार हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।